Hello everyone. Today we will start next topic बंगाल एंड द जमींदार। बंगाल और जमींदार। इस टॉपिक के 2 पॉइंट हम लास्ट वीडियो में कर चुके थे। यहाँ पे हमारा थर्ड जो पॉइंट है वो स्टार्ट होता है वाई जमींदार डिफ़ॉल्ट ऑन पेमेंट। राजस्व राशि के भुगतान में जमींदार क्यों चूक करते थे, यानी कि जो रेवेन्यू परमानेंट सेटलमेंट में बताया गया था या इतना निर्धारित किया गया था, फिक्स किया गया था, उस रेवेन्यू को, उस राजस्व को जमींदार समय से क्यों नहीं जमा करवा पाते थे, उसके पीछे क्या रीज़न थे। ठीक है, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा पहले 2 पॉइंट में कि जो ब्रिटिश कंपनी के ऑफिशियल्स थे, जो ऑफिसर थे, उनका क्या मानना था कि परमानेंट सेटलमेंट लागू करने के बाद में जो रेवेन्यू रेट को फिक्स कर दिया जाएगा, उसके बाद कहीं ना कहीं जो ज़मींदार लोग हैं वो जो उनकी प्रॉपर्टी है उसमें और अधिक इन्वेस्ट करेंगे, जिनसे उनका प्रॉफिट और बढ़ेगा। लेकिन परमानेंट सेटलमेंट लागू करने के बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ज़मींदार लोग जो रेवेन्यू डिसाइड किया गया था, जो फिक्स किया गया था, उस राजस्व को ही कंपनी को जमा नहीं करवा पाते थे, उसमें वो असफल हो जाते थे या देरी से जमा करवाते थे, जिसके कारण लगातार जो ज़मींदारियाँ थी वो नीलाम की जा रही थी। ठीक है, उसके पीछे क्या रीज़न थे वो हम इसमें देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट इसमें आफ्टर द परमानेंट सेटलमेंट जमींदार रेगुलरली फेल टू पे द रेवेन्यू डिमांड्स एंड अनपेड बैलेंस एक्यूमुलेटेड। कि परमानेंट सेटलमेंट के बाद स्थायी बंदोबस्त जब लागू किया था 1793 में, उसके बाद से ही जमींदार लगातार जो पेमेंट थी उसको जमा करवाने में फेल हो रहे थे। ठीक है, और ऐसे करते करते जो अनपेड बैलेंस था, यानी जो उन्होंने जमा नहीं करवाया, बकाया राशि धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। ठीक है, धीरे धीरे उन पर कर्ज होता जा रहा था ब्रिटिश कंपनी का, क्योंकि जो राजस्व उनको जमा करवाना है वो उसको जमा नहीं करवा पा रहे थे। ठीक है, इसके कई रीज़न थे। ठीक है, वो सारे रीज़न यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन कौन से रीज़न थे। ठीक है, तो फर्स्ट है इसमें द इनिशियल डिमांड्स वर वेरी हाई। कि इनिशियल डिमांड जो प्रारंभिक मांग थी, इनिशियल डिमांड प्रारंभिक मांग, जो कंपनी ने परमानेंट सेटलमेंट में जो प्रारंभिक डिमांड रखी वो पहले से ही इतनी हाई थी कि जो जमींदार थे या फिर जो रैयत थे, किसान थे, वो उस डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, और ये डिमांड्स इतनी हाई क्यों रखी गई थी, क्योंकि कंपनी के जो अधिकारी थे, जो ऑफिसर थे, उनका क्या मानना था कि परमानेंट सेटलमेंट में जो रेवेन्यू की डिमांड वो कर रहे हैं वो एक ही समय कर रहे हैं, यानी इसी वक्त कर रहे हैं। इसके बाद अगर किसानों को या ज़मींदारों का प्रॉफिट बढ़ा, उनका जो प्रॉफिट है उसमें इंक्रीज़ हुआ, तो वो आगे रेवेन्यू की डिमांड को नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि नाम ही क्या था, परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी बंदोबस्त, कि एक बार जो बंदोबस्त लागू कर दिया है उसको बाद में वो चेंज नहीं करेंगे, ऐसा इसमें कहा गया था। तो कंपनियों के अधिकारियों ने पहले ही सोचा कि जो डिमांड अभी की जा रही है प्रेजेंट में, वो इतनी हाई रखी जाए कि बाद में अगर ज़मींदारों या किसानों को इससे कुछ लाभ होता है, वो अपनी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करेंगे जिससे उनका प्रॉफिट बढ़ेगा, तो हम पहले से ही डिमांड को ज़्यादा रखें ताकि बाद में जो रेवेन्यू हो उसको बढ़ाने की ज़रूरत ही ना हो। ठीक है, तो इनिशियल डिमांड पहले से ही बहुत हाई थी। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें दिस हाई डिमांड वाज इम्पोज्ड इन द 1790s। कि ये जो डिमांड की गई थी, ये जो सेटलमेंट लागू किया था, जैसा हमने टाइम देखा 1793 में इसको लागू किया गया था, 1793 में, तो 1790s का जो दशक था उसमें इसको लागू किया गया था। उस समय क्या था, 1790s का जो टाइम था, ए टाइम व्हेन द प्राइस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट वर डिस्प्रेस्ड। कि इस समय में जिस टाइम ये सेटलमेंट लागू किया गया, उस समय जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स थे, खेती उत्पादन से जो भी उत्पाद बन रहे थे, उनकी कीमत इतनी कम थी कि जो किसान लोग थे वो उस फसलों को बेचने के बाद या अपना जो भी वो उत्पादन कर रहे हैं उसको बेचने के बाद भी जो परमानेंट सेटलमेंट में जो रेवेन्यू फिक्स किया गया था उसको नहीं चुका पा रहे थे। ठीक है, यानी कि 1790 का जो दशक था उसमें खेती के जो उत्पाद थे उनकी कीमत बहुत कम थी, उनको बेचने के बाद भी किसान जो रेवेन्यू की कीमतें थी या राजस्व था उसको नहीं चुका पाते थे। और जब
जो किसान लोग थे वो राजस्व नहीं दे पाएंगे तो जमींदार इकट्ठा कहाँ से करेंगे। जब रैयत जो किसान थे वो रेवेन्यू नहीं दे पा रहे थे और इसी वजह से जो जमींदार हैं वो राजस्व रेवेन्यू को कलेक्ट भी नहीं कर पा रहे थे, और जब कलेक्ट नहीं होगा तो आगे जमा नहीं होगा। ठीक है, ये इसका दूसरा रीज़न। थर्ड है इसमें, द रेवेन्यू वाज इनवेरिएबल रिगार्डलेस ऑफ द हार्वेस्ट एंड हैड टू बी पेड पंक्चुअली, कि जो रेवेन्यू था, जो राजस्व था वो असमान था। यानी कि परमानेंट सेटलमेंट में ये तो कहा गया कि फिक्स रेवेन्यू आपको देना ही देना है, लेकिन उसमें गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश जो सरकार थी या ब्रिटिश राज था, उसने ऐसी कोई भी रैयतों के अकॉर्डिंग ऐसी कोई भी सुविधा नहीं की कि अगर किसी टाइम में सूखा पड़ जाता है, अकाल पड़ जाता है, तो उस टाइम में रेवेन्यू को कम किया जा सकता है। नहीं, चाहे फसल अच्छी हो या ख़राब हो, रेवेन्यू जो है, राजस्व, वो किसानों को देना ही देना है हर कंडीशन में। ठीक है, तो ये भी एक इसमें इसका जो नियम था वो इस तरीके से था कि इसमें थोड़ा बहुत भी फेरबदल नहीं किया गया था, और इसी वजह से जिस वर्ष या जिस साल में आप देखोगे बारिश नहीं होती है, सूखा पड़ जाता है, फसलें ख़राब हो जाती है, उस समय भी किसानों को जो रेवेन्यू था, राजस्व था, वो देना ही पड़ता था। ठीक है, और इसी परमानेंट सेटलमेंट में एक कानून बनाया गया था, सूर्य अस्त कानून, सनसेट लॉ। इसमें था क्या, इफ़ पेमेंट डिड नॉट कम इन बाय सनसेट द स्पेसिफाइड डेट द जमींदारी वाज लाइबल टू बी ऑक्शन, कि जो नियम बनाया गया था कि निर्धारित तिथि, जो डेट निश्चित की गई थी, उसमें उस तिथि तक अगर सूर्य अस्त तक जमींदार लोग रेवेन्यू को जमा नहीं करवाएंगे तो उनकी ज़मींदारी को नीलाम कर दिया जाएगा, ऑक्शन कर दिया जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसी कानून के चलते परमानेंट सेटलमेंट के बाद में बहुत सारी ज़मींदारियों को नीलाम किया गया था। जैसा हमने देखा कि 75% ज़मींदारी को नीलाम कर दिया गया था। ठीक है, और इन कानूनों को इतनी सख्ती से इनका पालन किया गया था कि किसी भी प्रकार की छूट इन कानूनों में नहीं दी गई थी। नेक्स्ट है इसमें हमारा, द परमानेंट सेटलमेंट इनिशियली लिमिटेड द पावर ऑफ द जमींदार टू कलेक्ट रेंट फ्रॉम द रैयत एंड मैनेज हिज जमींदारी। यानी कि जब अंग्रेज़ों द्वारा उनको जमींदारी दी गई, जो रिच मर्चेंट्स थे या फिर जो रिच आप कह सकते हो रैयत थे, ठीक है, उनको जमींदारी दी गई, तो उसके बाद परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी बंदोबस्त में उनकी जो अधिकार थे, उनके जो राइट्स थे, वो उनसे छीन लिए गए। सिर्फ कुछ ही अधिकार उनको दिए गए, जैसे कि कलेक्ट रेंट, कि वो सिर्फ जो राजस्व है, जो रैयतों से लेना है, सिर्फ उसको कलेक्ट करेंगे, उसको इकट्ठा करेंगे। और दूसरा क्या है, जो उनकी ज़मींदारी है, अपनी ज़मींदारी को मैनेज करेंगे, यानी अपनी ज़मींदारी का प्रबंध करेंगे। इनके अलावा जितने भी उनके अधिकार थे, धीरे धीरे उन अधिकारों को छीन लिया गया। जैसे कि जमींदार जो पहले अपने सैन्य टुकड़ियाँ रखते थे, ठीक है, कुछ सैनिकों को अपने पास में रखते थे, उन सैन्य टुकड़ियों को भंग कर दिया गया, वो ख़त्म कर दिया गया कि ऐसी कोई सैन्य टुकड़ियाँ जमींदार नहीं रखेंगे। सॉरी। दूसरा, जो जमींदार कोर्ट लगाते थे, कचहरियाँ लगाते थे, उन कचहरियों को भी बंद कर दिया गया, या फिर वहाँ पे जो ब्रिटिश सरकार थी उनके द्वारा भेजे गए जो भी कलेक्टर होते थे, उनको वहाँ पे परमानेंट रख दिया गया कि जब भी जमींदार कोई कचहरी लगाए, कोर्ट लगाए, तो वहाँ पे ब्रिटिश सरकार का कोई ना कोई व्यक्ति वहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, इसी में नेक्स्ट है, जमींदार्स लॉस्ट देयर पावर टू ऑर्गेनाइज लोकल जज एंड द लोकल पुलिस। ठीक है, इसी में जो जमींदार लोग थे, वो जो स्थानीय न्याय का काम करते थे, या फिर जो लोकल पुलिस रखते थे, स्थानीय पुलिस रखते थे, उनको भी ब्रिटिश सरकार ने बंद कर दिया। यानी उनसे वो अधिकार भी छीन लिए गए कि जमींदार ना ही तो जो स्थानीय न्याय देने का काम करते हैं उसको करेंगे, और ना ही वो जो पुलिस रखते हैं अपने पास, स्थानीय पुलिस, जिस सैन्य टुकड़ियों की बात हम कर रहे हैं, उनको भी नहीं रखेंगे। ठीक है, दूसरा इसमें है कि जो जमींदार थे, कहीं ना कहीं वो भी डायरेक्ट जो किसान थे, रैयत से, उनसे कोई रिलेशन नहीं रखते थे, उनके कोई संबंध ऐसे नहीं होते थे, क्योंकि जो रेंट कलेक्ट करने का जो काम होता था, उनके लिए भी जमींदार ने अपने कुछ ऑफिसर्स बना दिए कि ये जो अधिकारी हैं, यही रेंट है उसको कलेक्ट। एट द टाइम ऑफ रेंट कलेक्शन एन ऑफिसर ऑफ द जमींदार, यूजुअली द अमला, ठीक है, क्या नाम है इसका, अमला, कम अराउंड टू द विलेज, बट रेंट कलेक्शन वाज ए पेरेनियल प्रॉब्लम, कि
जब भी रेंट कलेक्शन का टाइम होता, साल में जब भी राजस्व इकट्ठा करना होता रैयत से, तो जो जमींदार थे उनके कुछ ऑफिसर्स गांव में जाते थे और उन ऑफिसर्स को, उन अधिकारियों को क्या नाम दिया गया था? अमला। ठीक है, उनको अमला कहा गया था। ये अधिकारी गांव में जाते और जो किसानों से रेंट को कलेक्ट करते। ठीक है, लेकिन ये प्रॉब्लम, रेंट कलेक्शन की प्रॉब्लम पारिवार्षिक थी, हर साल की थी। ठीक है, पेरेनियल, वार्षिक समस्या, पारिवार्षिक समस्या थी। ठीक है, और किसान हमेशा हर साल इनको जो राजस्व है, जो रेवेन्यू था, वो नहीं दे पाते थे। क्यों? क्या कारण थे उसके? वही हमारा बैड हार्वेस्ट, जो ख़राब फसल होना, सूखा पड़ जाना, उसके बाद फसलों का ख़राब होना। दूसरा लो प्राइस, जो फसल वो उगाते उन फसलों की कम कीमत होना। इन दो चीज़ों की वजह से जो रैयत थे, किसान थे, वो रेंट नहीं दे पाते थे, रेवेन्यू को नहीं दे पाते थे। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें रैयत डेलिबरेटली डिलेड पेमेंट, कि कई बार जो रैयत से, जो किसान थे, वो जानबूझकर, ठीक है, जानबूझकर भी पेमेंट को डिले कर देते थे, उसको देरी से देते थे, नहीं देते थे। ठीक है, क्यों कर देते थे डिले, क्यों नहीं देते थे, वो जानबूझकर क्यों ऐसा करते थे? तो गांव के जो, आप देखोगे, जो हेडमैन थे, वहाँ के जो मुखिया थे, जिसमें जोतेदार या मंडल जो लोग थे, जिनको मंडल कहा जाता था, ऐसे लोग रैयत लोगों को जानबूझकर मना करते थे कि आप जमींदारों को जो राजस्व है, जो रेंट है, वो नहीं दोगे। क्यों? क्योंकि इससे जो अमीर लोग थे, जोतेदार और मंडल, उनको जब जमींदारियाँ नीलाम होती तो उससे वो खुश होते थे और उन जमींदारियों को वो लोग खरीद लेते थे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कारण हैं जिस वजह से जो जमींदार थे वो एक तरीके से, मतलब सही तरीके से अपना जो राजस्व था उसको टाइम पे नहीं जमा करवा पा रहे थे और इसी वजह से उनकी जमींदारियाँ थी, उनको नीलाम किया जा रहा था। नेक्स्ट है हमारा द राइज ऑफ द जोतेदार। ठीक है, जोतदारों का उदय। कौन थे जोतदार या मंडल और क्यों ये इतने प्रभावशाली होते जा रहे थे? ठीक है, देखते हैं इसमें। इन फ्रांसिस बुकानन सर्वे of the Dinajpur district in North Bengal, we have a description of this class of rich peasants now as जोतेदार। कि जो फ्रांसिस बुकानन थे, उन्होंने जो सर्वे किया दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट का, उस सर्वे की रिपोर्ट से हमें जो जोतेदार हैं उनके बारे में जानकारी या उनका एक विवरण मिलता है कि जोतेदार थे कौन। ठीक है, जोतेदार थे कौन? जो रिच पीसेंट्स थे, जो अमीर किसान थे, जो धनी किसान बनते जा रहे थे, उन्हीं किसानों को आगे चलकर जोतदार या जोतेदार कहा गया। ठीक है, ये जो धनी किसान थे कैसे इतने पावरफुल होते जा रहे थे? ठीक है, तो इसमें हम समझेंगे। सबसे पहला है जोतदारों के विषय में इनकी कौन कौन सी विशेषताएं थी। फर्स्ट है हिज लैंड वाज स्प्रेड ओवर सेवरल थाउजेंड एकर्स। ठीक है, कि इनकी जो ज़मीन थी, इनकी जो भूमि थी, वो कई हज़ार एकड़ में फैली हुई थी। ठीक है, कई हज़ार एकड़ में फैली हुई थी। ये ज़मीन इन्होंने धीरे धीरे कैसे बनाई? जैसे हम बता रहे थे कि अगर कोई जमींदारी वो आप देखोगे जब नीलाम की जाती थी तो उसको ये धीरे धीरे ख़रीदना इन्होंने स्टार्ट कर दिया और धीरे धीरे इनके पास में ज़मीन थी वो बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो इनकी जो ज़मीन थी वो कई एकड़ में फैली हुई थी और जिसके पास ज़मीन है, आप देख सकते हो, धन है, वो लोग ज़्यादा ही पावरफुल बनते जाते हैं। तो ऐसे ही गांव में जोतेदार एक ऐसी श्रेणी के रूप में उभरी जो पहले जिनका अस्तित्व नहीं था, लेकिन धीरे धीरे वो धनी किसान बनते गए। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें दे कंट्रोल्ड लोकल ट्रेड एज वेल एज मनी लैंडिंग। ठीक है, धीरे धीरे इन लोगों ने जो लोकल ट्रेड था, स्थानीय व्यापार था, उस पर, और जो साहूकार थे, ठीक है, मनी देने वाले थे, उन साहूकारों पर भी कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, लोकल ट्रेड पे कैसे कंट्रोल किया? जैसे कि जो रैयत थे, जो किसान थे, वो अपनी फसलों को बेचते थे राजस्व देने के लिए, रेवेन्यू जो रेंट था उनका, उसको देने के लिए जो फसलों को बेचते थे, उन फसलों को किसने खरीदना स्टार्ट किया? जोतेदारों ने। ठीक है, और उन्होंने पूरे तरीके से जो व्यापार था उसको अपनी पकड़ में ले लिया, उस पर कंट्रोल कर लिया। साथ में ही जो साहूकार थे, जो रैयत लोगों को पैसे देते थे, उधार में देते थे, ऋण पर देते थे, तो उन लोगों पर भी इन्होंने कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट है इसमें ए लार्ज पार्ट ऑफ दियर लैंड वाज कल्टिवेटेड थ्रू शेयर क्रॉपर्स। ठीक है, और इनकी जो ज़मीन थी, इनकी जो भूमि थी, उसका एक बहुत बड़े भाग पर कौन खेती करते थे? जो शेयर क्रॉपर्स थे, जिनको हम बटाईदार भी कहते हैं।
ठीक है। बटाईदार भी इनकी ज़मीन पर बहुत बड़े हिस्से पर इनकी खेती करते थे, ठीक है। और ये जो बटाईदार थे ये खुद के हल लेके आते थे, उस पर मेहनत करते थे, उनकी ज़मीन पर फसल उगाते थे और फसल उगने के बाद में आधा हिस्सा काट कर किसको देते थे? जोतेदार को, ठीक है। बटाईदार क्या होता है कि जब कोई हिस्सा अपना खुद का होता है तो हम आधे बटाई में उसको दे देते हैं कि ज़मीन हमारी है और मेहनत आप करोगे, ठीक है। तो इस तरीके से इनकी जो ज़मीन थी उस पर बटाईदार काम करते थे, फसल उगाते थे और उसके बाद में आधी फसल किसकी होती? जोतेदार की। इन बटाईदारों को क्या कहा गया है? इनको अधियार और बरगादार भी कहा गया है, ठीक है। अधियार और बरगादार भी इनको कहा गया है। नेक्स्ट है इसमें, इन द विलेज इज द पावर ऑफ जोतेदार वॉज मोर इफेक्टिव देन दैट ऑफ जमींदार, कि धीरे धीरे गांव में जो जोतेदार की पावर थी वो बढ़ती जा रही थी, किसके बजाय? जमींदार के। यानी कि जमींदार थे उनकी पावर कम हो गई थी और जो जोतेदार थे उनकी पावर बढ़ती जा रही थी। क्यों उनकी पावर क्यों बढ़ती जा रही थी? कि उनका जो जोतेदार थे वो डायरेक्ट कंट्रोल करते थे रैयतों को, ठीक है। किसानों से सीधे संबंध होते थे, जबकि जमींदारों के सीधे संबंध नहीं होते थे। जमींदार कहाँ रहते थे? वो शहर में रहते थे, टाउन में रहते थे। उसके बाद उनके कुछ अधिकारी जो किसानों से जो रेंट था उसको कलेक्ट करने आते थे, ठीक है। सीधे जमींदार उनसे संपर्क में नहीं आते थे कि जो भी प्रॉब्लम है वो उनको सुन सके। लेकिन जो जोतेदार थे वो सीधे कंट्रोल करते थे और सीधे उनके टच में भी थे कि अगर कोई प्रॉब्लम रैयतों को होती थी, पैसे की ज़रूरत थी, तो वो सीधे कहाँ जाते थे? जोतेदार होते थे या साहूकार होते थे उनके पास में जाते थे पैसा लेने के लिए। फसलों को बेचने के लिए किसके पास जाते थे? जोतेदारों के पास। तो इनकी पावर गाँव में धीरे धीरे इनकी युग में they fiercely resisted effort by जमींदार to increase the जमा of the village, कि जो जोतेदार थे उन्होंने कहीं ना कहीं जमींदारों का भी विरोध किया। क्यों किया विरोध? क्योंकि जमींदार कहीं ना कहीं जो जमा था या फिर हम जिसको लगान भी कह सकते हैं उसको हमेशा ही बढ़ाने की मांग करते थे, उसकी वृद्धि करने की मांग करते थे। क्यों? क्योंकि जमींदारों को जितना राजस्व, जितना रेंट ब्रिटिश सरकार को देना पड़ता था वो उससे ज़्यादा कहीं प्रॉफिट चाहते थे अपना, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि सीधा जो रैयत है उन पर लगान या जो जमा है उसको बढ़ा दिया जाए, जिससे बढ़ा हुआ रकम जो आएगी, बढ़े हुए जो पैसे आएंगे वो किसका प्रॉफिट होगा? जमींदारों का। लेकिन जोतेदारों ने हमेशा ही इनका विरोध किया, ठीक है। इन्होंने जो प्रयास किए, जमींदारों ने जो प्रयास किए, उन प्रयासों का हमेशा से विरोध किया, ठीक है, जोतेदारों ने। इसलिए भी गांव में इनका जो कंट्रोल था, इनका जो प्रभाव था वो बढ़ता जा रहा था धीरे धीरे, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें, दे केप्ट द रैयत अंडर देयर कंट्रोल, और जो ये जोतेदार थे, ये जो रैयत थे, किसान, उनको अपने नियंत्रण, अपने कंट्रोल में रखते थे, ठीक है। नेक्स्ट है, दे डेलिबरेटली डिलेड द रेवेन्यू पेमेंट टू द जमींदार, और ये लोग जानबूझकर, जो जोतेदार थे वो जानबूझकर जमींदार लोगों को राजस्व भुगतान में जो रेवेन्यू पेमेंट जमा करवानी होती थी उसमें वो देरी कर देते थे, ठीक है। जानबूझकर देरी कर देते थे। क्यों देरी करते थे और कैसे करते थे? कि जैसे हमने देखा कि जोतेदार जो गांव थे उनमें पावरफुल होते जा रहे थे, तो इनके पक्ष में, जो जोतेदारों के पक्ष में जो रैयत, जो किसान होते थे, ये उनको मना कर देते थे कि तुम जमींदारों को जो राजस्व है या रेवेन्यू है वो नहीं दोगे, ठीक है। और जब रैयत जमींदारों को भुगतान नहीं करते थे तो जमींदार आगे पेमेंट नहीं कर पाते थे, और इस वजह से जमींदारों की जो जमींदारी थी वो नीलाम हो जाती थी, ठीक है। और जोतेदार उसी जमींदारी को खरीद लेते थे, ठीक है, जिससे वो धीरे धीरे गाँव में और भी पावरफुल होते जा रहे थे, ठीक है। तो ये हो गए हमारे जोतेदारों के बारे में कि उनकी क्या क्या हमारी विशेषताएं हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, द जोतेदार वर मोस्ट पावरफुल इन नॉर्थ बंगाल, कि जोतेदार धीरे धीरे नॉर्थ बंगाल में, उत्तरी बंगाल में बहुत ही प्रभावशाली, शक्तिशाली बनते जा रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट इसमें है हवलदार्स, गोंटीदार्स और मंडल्स। ये वो लोग थे जो बंगाल के जो अदर पार्ट्स थे उनमें पावरफुल होते जा रहे थे, जिसमें कौन कौन थे? रिच पीसेंट्स, जो धनी किसान थे, या फिर जो विलेज हेड थे, जो गाँवों के मुखिया थे। और इनको अलग अलग नामों से जैसे जाना गया। बंगाल के जो दूसरे एरिया थे उनमें नॉर्थ, जैसे हमने पढ़ा कि नॉर्थ बंगाल में तो इनको जोतेदार के नाम से जाना गया था, लेकिन बंगाल के जो दूसरे पार्ट थे उनमें इनको अलग अलग नाम से जाना गया, जैसे कि हवलदार, गोटीदार या फिर मंडल के नाम से भी इनको बोला गया है, ठीक है। यहाँ एक हमने डायग्राम देखा है कि कैसे है, किस तरीके से जो ब्रिटिश राज में लोग एक दूसरे से जुड़े हुए थे, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें ऊपर कंपनी राज
जो कंपनी थी वो अपने अधिकारियों को नीचे नियुक्त करती थी, जिनको जमींदार कहा गया था। ठीक है, उन्होंने जमींदारों को नियुक्त किया था। जमींदार सीधे तौर पर कंपनी से संबंध रखते थे। ठीक है, और जमींदार दूसरी तरफ रैयत जो थे वो जमींदारों से संबंध रखते थे। क्यों? क्योंकि रैयतों को जमींदारों को जो रेवेन्यू था वो देना होता था। ठीक है, इसमें कुछ रैयत अपनी ज़मीन पर खुद खेती कर लेते थे, लेकिन कुछ जो हैं वो कहाँ पे दे देते थे? सिकमी रैयत, या जिनको अंडर रैयत भी कहा गया है। ठीक है, सिकमी रैयत वो रैयत थे जो दूसरों की ज़मीन पर खेती करते थे, जिनके बारे में हमने पढ़ा बटाईदारों को। तो उन बटाईदारों को क्या कहा गया है? सिकमी रैयत। ठीक है, जो दूसरों की ज़मीन पर खेती करते हैं और उसका फिर आधा हिस्सा दूसरों को दे देते हैं। इसी तरीके से जोतेदार कहीं ना कहीं जमींदारों से भी संबंध रखते थे सीधे, और दूसरी तरफ ये रैयतों से भी संबंध रखते थे। क्यों? क्योंकि ये रैयतों को पैसा उधार देते थे और रैयतों की जो उपज होती थी फसल, उसको भी खरीदते थे। इस तरीके से इनका रैयतों से डायरेक्ट कनेक्शन था। दूसरा, जैसे हमने देखा कि जो जोतेदार थे उनकी जो ज़मीन थी, जो भूमि थी, उस पर बहुत ज़्यादातर कौन खेती कर रहे थे? अंडर रैयत, जिनको सिकमी रैयत भी कहा गया है। तो इस तरीके से डायग्राम है कि कैसे गांव में लोग एक दूसरे से जुड़े हुए थे। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि गांव में एक दूसरे से लोग जुड़े हुए थे, कि कैसे सिकमी रैयत रैयतों से और जोतेदारों से जुड़े हुए थे। उसके ऊपर जो रैयत थे वो जमींदारों से जुड़े हुए थे, जो जोतेदार थे वो रैयत और जमींदार दोनों से जुड़े हुए थे, और जमींदार सीधे कंपनी से जुड़े हुए थे। ठीक है, तो ये हो गया हमारे जोतेदारों का उदय, कि किस तरीके से जो धनी किसान थे वो पावरफुल होते जा रहे थे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।